हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो आज का ये सेशन होने वाला है फ्रेंड्स काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत में फ्रेंड वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक फ्रेंड्स, और यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से आज की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाडिया गोल्डिन को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र जो है वो 6 क्षेत्रों में इसका पुरस्कार दिया जाता है और 6 पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है ना, इसका हम चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए बात करते हैं आगे। अमेरिका की क्लाडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। उन्हें मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर से समझाने के लिए इनको सम्मान दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार देने की तो केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है ना, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, जबकि 1968 में इसको देने की शुरुआत होती है और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय कौन थे फ्रेंड्स जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो थे अमर्त्य सेन। याद रखिएगा, पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, उन्हें इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में योगदान देने के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को जो है यह सम्मान दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अभिजीत बनर्जी को भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। किस सन में? तो वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी दिया जा चुका है। किसके लिए दिया गया था? एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ इनको दिया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है फ्रेंड्स वो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। और यह पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में उनकी पुण्यतिथि को प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। ठीक है, और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में कब शुरू हुआ फ्रेंड्स? 1968 में इसकी शुरुआत होती है, जबकि 1969 में इसको दिया जाता है, याद रखिएगा। और पीस यानी शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, वहीं बात करें फ्रेंड्स पहले भारतीय जिनको पुरस्कार मिला था नोबेल का, ठीक है, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में इनके साहित्य गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें कि अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था, तो इकोनॉमिक्स में 2019 में दिया गया था। और सबसे पहले दिया गया था फ्रेंड्स किसको? तो अमर्त्य सेन को दिया गया था इकोनॉमिक्स का। ठीक है, वहीं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो मलाला यूसुफजई है, मात्र 17 वर्ष की अवस्था में इनको फ्रेंड्स दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है ना, फिर सबसे ज़्यादा उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसने पाया था फ्रेंड्स? तो जॉन गुडइनफ, 97 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई और सबसे ज़्यादा उम्र में जॉन गुडइनफ, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो 2023 के नोबेल प्राइज विजेता हैं उनकी बात करते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है। वहीं भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखिए, किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो भौतिकी के क्षेत्र में पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रांच, एनी एल हुलियर को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में मौंगी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो को दिया गया है। वहीं साहित्य के क्षेत्र में जॉन फोसे को दिया है फ्रेंड्स, और जबकि शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, जबकि 1969 में फ्रेंड्स टोक्यो जापान में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में कांग्रेस में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी वजह से प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को ही डाक दिवस मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस। ठीक है, इस बार की थीम की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस बार की थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलाबरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, इस बार की थीम रही है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं फ्रेंड्स अक्टूबर माह में जो प्रमुख दिवस मनाए गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, ये जो तीनों दिवस मनाए गए फ्रेंड्स 1 अक्टूबर को मनाए गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। वहीं फ्रेंड्स बात करें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस, यानी तीनों ही मनाया गया है फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को। तो आपको 2 अक्टूबर से याद रखना है गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। जबकि जो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को। तो इस बार का अक्टूबर का पहला सोमवार कब पड़ा है? तो 2 अक्टूबर को। तो इस बार 2 अक्टूबर को मनाया गया है फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 3 अक्टूबर को मनाया गया है जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पशु दिवस, 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को मनाया गया है भारतीय वायु सेना दिवस, इसको भी आप याद रखिएगा, वायु सेवा दिवस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स ये कर दिया इजराइल ने, यानी इसका क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इजराइल ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया और उसके लड़ाके इजराइल में घुस गए, जिसके बाद इजराइल और हमास के जो लड़ाके हैं फ्रेंड्स, सेना, इजराइल की सेना और हमास के लड़ाके आमने सामने हो गए और 8 अक्टूबर को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या अब तक 1000 से ज़्यादा हो गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और राष्ट्रपति यहाँ के हैं इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर इजराइल की बात करें तो फ्रेंड्स पश्चिम एशिया का एक देश है इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा अयोध्या, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के नवीन एवं नवकीर्णीय ऊर्जा विभाग अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहा है। राम मंदिर खुलने से पहले काम पूरा होने की उम्मीद है। सरयू नदी के किनारे एक सोलर पार्क भी विकसित किया जाएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाली नावें, सौर स्ट्रीट लाइट्स, सार्वजनिक परिवहन में सौर ऊर्जा के स्रोतों को अपनाने की योजना इस के तहत बनाई गई है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। यूपी की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश के में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत यानी पहल का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। राजधानी लखनऊ के अंदर है और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और विधानसभा की कुल से विधान परिषद की 100 सीटें हैं फ्रेंड्स, जबकि विधान परिषद की 100 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, जबकि लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। एक और आपको याद रखना है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के तौर पे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी हाल ही में डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है फ्रेंड्स हरियाणा सरकार द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की गई है। डिटेल में बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 से राज्य की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधवाओं के लिए इस सब्सिडी योजना की शुरू की है। इस योजना के तहत 256 विधवा महिलाओं को 638.68 लाख रुपए का ऋण दिया जा चुका है। विधवा महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। आगे बात करते हैं हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि राज्य में सभी हुक्का बार बंद किए जाएंगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में बनेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया गया, वो आयोजन किया गया। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसका फ्रेंड्स रेल विद्युतीकरण कितना है, 100% है।
आगे बढ़ते हैं, अगला बात आती है फ्रेंड्स हरियाणा की। तो हरियाणा की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे विधानसभा की सीटें 90 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं और लोकसभा की सीटें 10 हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का जो आयोजन होगा वो होगा गुवाहाटी के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। भारतीय सेना की पूर्वी कमान रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए रक्षा कार्यक्रम ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कर रही है। गुवाहाटी में 10 से 11 अक्टूबर को होने वाला यह आयोजन असम और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपनी तरह का पहला आयोजन है। ठीक है, लक्ष्य अत्याधुनिक तकनीकों की पहचान करना इस जो फ्रेंड्स प्रौद्योगिकी का यानी ईस्ट टेक का आयोजन का जो है मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं 126, लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें 7। ठीक है, और यहीं अगर राजकीय पशु की बात करें तो भारतीय गैंडा जो है फ्रेंड्स ये असम का राजकीय पशु है, इसको भी आप याद रखिएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु ये क्या है, आपको कमेंट में आंसर देना है। आगे बात करते हैं असम के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। असम कैबिनेट ने केंद्र से राज्य से अफस्पा हटाने की सिफारिश की है। असम के मैजिक राइस को जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। असम में 4 जिले बजाली, बिश्वनाथ, होजाई और तामुलपुर बनाए गए हैं। अभी 4 नए जिले असम में बनाए गए हैं। असम सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बाघ नख नामक ऐतिहासिक हथियार किस राज्य द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा। तो फ्रेंड्स लाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बाघ नख नामक ऐतिहासिक हथियार को 3 साल के लिए ऋण पर राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बाघ नख का सबसे प्रसिद्ध उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान की हत्या से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं डिटेल में। आदिल शाही सल्तनत के एक सेनापति अफजल खान को शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए भेजा गया था। अफजल खान ने शिवाजी को चाकू मारने का प्रयास किया था, तो शिवाजी ने खुद का बचाव करने के लिए उन्होंने छुपे हुए बाघ नख का इस्तेमाल किया था। तो यानी ये काफ़ी पुराना हथियार है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की स्थापना होती है 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई के अंदर है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस राज्यपाल हैं और जबकि 78 सीटें यहाँ पे विधान परिषद की हैं। विधानसभा की 288 सीटें हैं, 19 राज्यसभा की सीटें हैं, जबकि 48 सीटें लोकसभा की हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कौन सा राज्य पूसा 44 धान किस्म पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये लगाएगा फ्रेंड्स पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फ्रेंड्स पूसा 44 पे क्या हुआ फ्रेंड्स, ये धान की एक किस्म है जिस पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में धान की किस्म पूसा 44 की खेती को अगले साल में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ठीक है, 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के द्वारा यह किस्म को विकसित किया गया था। परिपक्व होने में लगभग 160 दिन लगते हैं इसको, और राज्य का जो भूजल स्तर है फ्रेंड्स उसमें भारी गिरावट से जूझ रहा है, इसलिए फ्रेंड्स पानी की कमी को लेकर के इस पे फ्रेंड्स भगवंत सिंह मान ने पूसा 44 पे क्या लगाया है, बैन लगाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फ्रेंड, UNCTAD ने भारत का 2023 का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितने % कर दिया है। तो फ्रेंड्स एक कर दिया है 6.6%, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पहले कितना % था अनुमान, तो फ्रेंड्स 6% था, लेकिन इसको बढ़ाकर कर दिया है 6.6%। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। भारत और व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.6% कर दिया है। इसके पहले यह अनुमानित थी 6%। बात करते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन वृद्धि घटाकर कितनी हो जाएगी, 2.4% हो जाएगी वैश्विक आर्थिक उत्पादन वृद्धि घटकर। ठीक है, वहीं लेकिन 2024 में इसे 2.5% की मामूली वृद्धि देखी गई है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स तो झारखंड के याद रखिएगा जमशेदपुर के अंदर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, नहीं इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के जमशेदपुर में आदि महोत्सव
यानी राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह कार्यक्रम जो फ्रेंड्स 7 से 16 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। आदिवासी उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कल के रिवीजन के कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन करे थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड और 38 जो है फ्रेंड्स ब्रांज जीते हैं, सॉरी 38 जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस का मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये फ्रेंड्स भारत को बनाया गया है। अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो न्यू जर्सी शहर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। भारत नागापट्टिनम में किस देश के लिए मशीनी नौका शुरू करेगा? तो श्रीलंका के लिए। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख कौन बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नोकिया ने 6G लैब सुविधा किस शहर में खोली है? तो बेंगलुरु के अंदर खोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केविन मैकार्थी ने किस देश की संसद की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे, जिनको पद से हटा दिया गया? तो अमेरिका के थे। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स देहरादून के अंदर किया गया है। चलिए हम जीके की पिटारा की बात करें फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारत में प्रथम। अगर भारत में प्रथम की बात करें तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो अप्सरा है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है INS चक्र। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन है? तो INS कावेरी है। ठीक है, भारत का प्रथम विमानवाहक पोत क्या है? तो INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है फ्रेंड्स? तो अग्नि है। भारत का प्रथम प्रक्षेपण शास्त्र कौन है? तो पृथ्वी है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में स्थित है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली में 1951 में हुआ था। ठीक है, और इस बार का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा, जिसमें भारत ने अपने एशियाई गेमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से फ्रेंड्स 28 गोल्ड हैं, याद रखिए 38 सिल्वर है, और जो 41 है फ्रेंड्स ये इन्होंने जीता है ब्रांज। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के अंदर स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। प्रश्न है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसका आप हमें कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।